हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर तुम आजीवन सुखी रहना चाहती हो तो अपने ससुराल वालों, खासकर अपनी नंदों और देवरों से भरसक दूरी बनाए रखो। मैं उन्हें पहली नज़र में ही पहचान गया था कि वे एक नंबर के कंजूस व मक्खी चूस किस्म के लोग हैं। यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो वे निठल्ले एक दिन तुम्हारे सीने पर मूंग दलेंगे। इतना ही नहीं, वे दरिद्रजन तुम्हारा सारा हक भी मार लेंगे। तुम्हारे दकियानूस पति की बेवकूफ़ी का वे पूरा फायदा उठाएंगे। महेंद्र ने अपनी नवब्याहता बहन को समझाने और ससुराल वालों के खिलाफ उसके मन में जहर की पहली डोज डालने की कोशिश की। उसने फिर कहा, तुम्हें गलती से हमने ऐसे परिवार में ब्याह दिया है जहाँ एक भाई कमाता है, बाकी तोंद पर हाथ फेरते हुए बस डेढ़ सिर खाते हैं। दिनेश के सिवा तो वहाँ कोई कुछ करता ही नहीं। माँ पहले ही काल कलवित हो चुकी है और पिता रिटायर्ड हो चुका है, जिसका घर से कुछ भी लेना देना नहीं है। जबकि बड़ा भाई अपने परिवार में भी बच्चों के साथ मस्त है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब आपस में लड़ मर रहे हैं। एक बात मैं कहूँ, यह परिवार कई प्रकार से कमज़ोर है और तुम इस कमजोरी का खूब फायदा उठा सकती हो। आखिर पढ़ी लिखी लड़की हो, कम से कम अपनी अक्ल का थोड़ा इस्तेमाल करो और इस परिवार का बेड़ा गर्क करो। नाम तो उसका निवेदिता था, पर सब उसे वेदी कहते थे। वेदी भौएं चढ़ाती हुई मुस्कुरा उठी। भैया, मैं अब कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। इन 7 दिनों में ही सब कुछ देख चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है यह भी तय कर चुकी हूँ। देखना, मैं ससुराल में इतनी साजिश रचूंगी और इतनी तिकड़म आजमाऊंगी कि दिनेश खुद ब खुद उनसे दूरी बनाकर रहने लगेगा। दिनेश तो मेरी तरेती निगाहों के आगे कठपुतली की तरह नाचता फिरेगा। और हाँ, ससुरालियों के मन में भी एक दूसरे के प्रति इतना जहर भरूंगी कि वे एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। महेंद्र बहन के इस अंदाज में सेखी बघारने का फक्र करते हुए आश्चर्य से भर उठा। ससुराल में कदम रखते ही तुम्हारी छठी इंद्रिय काम करने लगी है। पहले तो तुम गधी थी। तो भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पति कम अक्ल और लकीर का फकीर है। थोड़ा बहुत साहित्य क्या लिख लेता है, वह खुद को तुलसीदास और शेक्सपियर समझने लगा है। पर वह है पूरा डरपोक संघ, खुद को भौतिकवाद से दूर रखने का पाखंड खूब कर लेता है। दरअसल तुम्हारे सारे ससुराल वाले कंजूस और जाहिल हैं। तुम्हारा दिनेश भी दांत से पैसा दबाए रखता है। ऐसे लोग खूब मंडूक होते हैं और उन्हें विरासत, परंपरा, तहजीब जैसी गैर जरूरी बातों से ज़्यादा लगाव होता है। उसे समझाना होगा कि अब उसका अपना परिवार है और इसी के लिए जीना व मरना है। माँ बाप और भाई बहन के लिए जिनकी तबाह करने की ज़रूरत नहीं है, वे जाहिल तो उसकी शादी के बाद से पराये हो गए हैं। अब उसके अपने हैं तो केवल हम ससुराल वाले। वेदी उसकी हर बात पर ध्यान देती हुई संजीदा होती जा रही थी। बेशक ससुराल में कदम रखते ही नई बहू के तेवर तीखे हो गए। तभी हफ्ता भर ही तो हुआ है, वेदी और दिनेश की शादी हुई। दिनेश के भाई बहनों ने उसकी शादी में बड़े उत्साह से सभी कामों को अंजाम दिया था और नए रिश्तेदारों के साथ वे बड़ी गंभीरता व शालीनता से पेश भी आ रहे थे। बहनों में बड़ी नीलम तो इतनी खुश थी कि वह पंख उग आए गौरैया की चूजे की भांति घर से बाहर तक फुदकती फिर रही थी और जो भी मिलता उससे कहती जा रही थी, अब घर में माँ के बाद उनकी कमी को मेरी दूसरी भाभी पूरी करेंगी। हम सब उन्हें भाभी नहीं, भाभी माँ कहकर पुकारेंगे। इतने मिलजुल कर और प्यार से रहेंगे कि अपने मतलबी रिश्तेदारों और जिगरी दोस्तों के मन में भी हमारे लिए बेहद ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। उसने दिनेश से कहा, भैया, भाभी को अभी मुंबई मत ले जाना। जब महीने भर बाद अगली बार आना तो ले जाना। अभी तो हमें इनसे दिल मिलाकर मेलजोल बढ़ाना है। पर वेदी को नीलम का प्रस्ताव बिल्कुल अटपटा सा लगा। उसने तुरंत दिनेश को बेडरूम में ले जाकर समझाया, अभी मैं जहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। क्या हम हनीमून पर नहीं चलेंगे? अगर हनीमून पर नहीं जाना है तो मुझे मुंबई अपने साथ ले चलो, वरना मुझे कुछ समय के लिए मायके में ही छोड़ दो। जब दोबारा मुंबई से आना तो मुझे अपने साथ ले जाना, लेकिन मेरा निर्णय कान खोलकर सुन लो, मैं यह हरगिज नहीं रहने वाली। दिनेश चिंता में पड़ गया। उसे वेदी का स्वभाव एकदम अटपटा सा लग रहा था। बहरहाल उसने सोचा कि अभी वेदी को ऐसे नाखुश करना उचित नहीं होगा। सो उसने नीलम को समझाया कि वह अभी वेदी को यहाँ रुकने के लिए न कहे, और वह मान भी गई।
पर वेदी तो मन ही मन खुश हो रही थी कि दिनेश तो बड़ी सहजता से उसकी बात मान लेता है। बेवकूफ़ है तो क्या हुआ, अपने परिवार वालों के बीच उसे अहमियत तो देता है। गोबर गणेश कहीं का। उसके बाद वह मुंबई के लिए अपने अटैचिया व जरूरी सामान पैक करने लगी। विवाह के समय मायके से जो उपहार मिले थे, जब दिनेश उन्हें घर पे ही छोड़कर वेदी के साथ मुंबई जाने को तैयार होने लगा तो वह एकदम से बौखला उठी। दिनेश, यह तो तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। क्या मेरे घर वालों ने इतने ढेर सारा दान दहेज गिफ्ट वगैरह तुम्हारे निठल्ले भाई बहनों को ऐश करने के लिए दिए हैं? कम से कम टीवी फ्रिज और बेड तो अपने साथ ले चलो। दिनेश ने वेदी से अचानक ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं की थी, लिहाजा उसने ठंडे दिमाग से उसे समझाया। वेदी, मुझे तुम मिल गई या मेरे लिए बहुत कुछ है। सामान को तो गोली मारो। बहरहाल इतना ढेर सारा सामान लाद कर हम मुंबई जाएंगे तो कैसे जाएंगे? इन्हें यहीं छोड़ दो, वहाँ हम अपने बलबूते पर सेटल होंगे और ये सारे सामान खुद खरीदेंगे। तुम्हें तो पता ही है मेरी अच्छी तनख्वाह है, इनसे कहीं बेहतर क्वालिटी के सामान वह किस्तों में खरीद लेंगे। वेदी इतराने लगी, अच्छा क्या मेरे मायके से आए सामान A1 क्वालिटी के नहीं हैं? दिनेश समझ गया कि वेदी और उसके परिवार वाले दुनियादारी व सामान के पीछे जान भी दे सकते हैं। छोटे शहरों के लोगों में विलासिता के साजो सामान खरीदने की ललक तीव्र होती है। उसे एहसास हो गया कि वेदी के मन में क्या चल रहा है। वह समझ गया कि वेदी के लिए मानवीय रिश्तों की कोई खास अहमियत नहीं है। लिहाजा उस पल दिनेश के चेहरे पर आए हाव भाव को पढ़कर वेदी को लगा कि अभी उसे ऐसा अड़ियल रुख नहीं अपनाना चाहिए। वह कोई तरकीब सोचने लगी ताकि उस पर कोई दोष भी ना आए और उसके मन की मुराद भी पूरी हो जाए, यानी उसके मायके का सारा सामान और उपहार उसके कब्जे में आ जाए। उसने एकांत में जाकर छठ मायके अपनी अम्मा को फ़ोन लगाया तथा उन्हें सारी बात से अवगत कराया और मुंबई रवाना होने से पहले उन्हें और बाबूजी को मिलने जुलने के बहाने फ़ोन पर ही ठीक एक दिन पहले बुला लिया। अम्मा ने आते ही कमर कस ली। वेदी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। देखो मैं किस तरह से सारा दान दहेज तुम्हारे साथ मुंबई भिजवाती हूँ। एक तो इन ससुरालियों ने दहेज की सारी रकम ऐंठ ली, दूसरे अब वे सारा दान दहेज और गिफ्ट भी हजम कर लेना चाहते हैं। अम्मा ने बाबूजी को बरगलाना शुरू कर दिया। अजय, सुनते हो? अब कान में रुई डालकर सोना बंद करो। देखो तुम्हारी गाढ़े पसीने की कमाई पर गैरों की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। बाबूजी के कान खड़े हो गए। वह कैसे? वह ऐसे कि वेदी की शादी में जो सामान तुमने इतने जतन करके दिए हैं, दिनेश उन्हें अपने भाई बहनों को सौंपकर खाली हाथी मुंबई जा रहा है। अब भला मेरी बिटिया टीवी फ्रिज के बगैर एक पल को भी कैसे रह पाएगी? दिनेश तो रोज ड्यूटी बजाने ऑफिस को चला जाया करेगा, जबकि मेरी गुड़िया घर में अकेली दीवारों पर रेंगती छिपकलियां देखकर ही सारा समय काटेगी। दिनेश के भाई बहन दहेज के सामान पर जोंक की तरह चिपके हुए हैं। उसने तो दहेज में मिला स्कूटर पहले ही अपने भाई परवेज के हवाले कर दिया है। बाबूजी अपनी पत्नी के बहकावे में आने से पहले थोड़ी बहुत जो समझदारी दिखा सकते हैं, वह उससे बातें करने के बाद पल भर में उड़नछू हो जाती है। उन्होंने अम्मा को समझाने की कोशिश की, अभी कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा मत करो क्योंकि अभी शादी को हफ्ता भर ही तो हुआ है। अगर मैं दिनेश के पापा से इस बारे में कुछ कहूँगा तो यह अच्छा लगेगा क्या? आखिर यह तुम्हारा घर नहीं बिटिया का ससुराल है। अम्मा तुनक उठी, अजी ऐसा अच्छा भला सोचने लगोगे तो ससुराल में तुम्हारी बिटिया का जीना दूभर हो जाएगा। कल को ये लोग उसका गला भी घोट सकते हैं। दिनेश के घर वाले कितने जाहिल है इस बात का सबूत देने की जरूरत नहीं है। उनके हौसले को बढ़ने से पहले ही तोड़ना होगा, सांप के फन उठाने से पहले उसे कुचल देना होगा, वरना एक दिन तुम्हारी बेटी को चिथड़ा पहनाकर वापस मायके भेज दिया जाएगा। तलाक तक की नौबत आ जाएगी। हो सकता है कि वे उसे जिंदा फूकने का दुस्साहस भी करे। हाँ। उसके शब्द सुनकर तो बाबूजी ऐसे चिहुक उठे जैसे किसी पहाड़ी बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि उनकी पत्नी उन्हें वेदी के ससुराल वालों के खिलाफ बरगला रही है। उन्होंने माँ बेटी दोनों को दुनिया भर के चमचमाते सामान के पीछे पागल होते पहले भी देख रखा है, पर उन्हें यकीन है कि वेदी की अम्मा ने जो मन में ठान लिया है वह उसे पूरा करके दम लेगी, और अगर उन्होंने उसके मन मुताबिक नहीं किया तो वह उन्हें चैन से जीने न देगी। खाना पीना सोना सब हराम हो जाएगा। वे उधेड़ बुन में खो गए। चलो दिनेश के पापा से बात कर ही लेते हैं, भले ही उन्हें और उनके परिवारजनों के गले से मेरी बात नीचे न उतरे, पर उन्हें तो मानना ही होगा कि वे दहेज का सारा सामान दिनेश के साथ रवाना कर दे।
वरना वेदी की अम्मा उनकी जान खा जाएगी। उनके परिवार वालों को बुरा लगता है तो लगने दो। वेदी को भी इस दो कौड़ी के ससुराल में कहाँ रहना है। उसे तो मुंबई महानगर में अपनी जिंदगी गुजारनी है दिनेश के साथ। बाबूजी का मन अभी भी हिचक रहा था। रात को अम्मा ने उन्हें गहरी नींद से जगाकर फिर उन पर दबाव बनाया। पौ फटते ही दिनेश के बड़े बुजुर्गों से बात कर लेना, क्योंकि कल शाम की ट्रेन से वेदी और दिनेश को मुंबई के लिए निकलना है। सो सुबह जब बाबूजी उठे तो वे हिम्मत बटोरकर चाय की चुस्की लेते हुए दिनेश के पापा से मुखातिब हुए। भाई साहब, अब आपका बेटा दिनेश घर वाला गृहस्थ बन गया है। मुंबई में अपनी बीवी के साथ रहेगा। उसके जहाँ यार दोस्तों का आना जाना होगा। इस बार अपनी दुल्हन लेकर पहुंचने पर वे उससे पूछेंगे कि दिनेश, ससुराल से तुम्हें क्या मिला है। तब दिनेश उनसे क्या कहेगा कि दहेज तो पिता के घर छोड़ आया हूँ, बस बीवी लेकर आया हूँ। वे तो समझेंगे कि बिटिया का बाप तो कंगला है, जिसने उसे एक ढेला भी नहीं दिया। मुफ्त में अपनी बेटी उसके गले मर दी। सच, यह सोचकर मेरा दिल शर्म से डूबा जा रहा है। बेटी की बाप की तो नाक ही कट जाएगी। सो मेरी आपसे विनती है कि दिनेश को अपने साथ कुछ सामान जैसे टीवी, फ्रिज वगैरह ले जाने की इजाज़त जरूर दे दीजिए, जिन्हें वह अपने मोहल्ले वालों को और दोस्तों को दिखा सके कि हाँ, किसी फटीचर खानदान में उसकी शादी नहीं हुई है। बाबूजी ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी बात को इतने सलीके से पेश किया था कि दिनेश के पापा से प्रतिक्रिया में कुछ भी कहते नहीं बना। वे हकला उठे, मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। वहाँ उपस्थित दिनेश का छोटा भाई परवेज भी बोल उठा, हाँ हाँ, अगर भाई साहब यह सामान खुद ले जाने में सक्षम हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम तो सोच रहे थे कि भाभी जी का सामान हम खुद धीरे धीरे मुंबई पहुंचा देंगे। इसी बहाने मुंबई भी आना जाना बना रहेगा। वेदी ने सोचा, अगर दहेज का सामान अभी हमारे साथ चला जाएगा तो इन जाहिलों द्वारा फजूल में मुंबई आकर मेरा दिमाग खराब करने से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस वक्त बाबूजी अम्मा का मुंह ताकने लगे, जैसे कि कह रहे हो कि तुम तो कह रही थी कि दहेज का सारा सामान दिनेश के घर वाले हड़पना चाहते हैं, जबकि वे सभी सारे सामान को दिनेश के साथ शहर से भेजने को तैयार हैं। अम्मा ने उनके हाव भाव को कनखियों से देखा और मुंह बिचका लिया। तुम्हें जो मगजमारी करनी है वह करो, हमें तो दहेज का सामान बस मुंबई रफा दफा करना है। सो कुछ मामूली उपहारों को छोड़कर बाकी सामान धीरे धीरे 2-3 खेपों में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। दिनेश मायूस हो गया, यह सोचते हुए कि मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि दिनेश भौतिकवादी हो गया है। उसे अपने घर वालों से ज़्यादा निर्जीव वस्तुओं से प्यार हो गया है। वैसे तो वह शादी से पहले ऐसी मानसिकता वाले लोगों की नुक्ताचीनी करने से बाज नहीं आता था। भाइयों में सबसे छोटे भाई गिरीश ने सभी को समझाया, भैया सुलझे हुए विचारों के भले आदमी हैं, वे स्वार्थी कभी नहीं हो सकते। उन्हें तो मर्यादित जीवन और अच्छे संस्कारों से हमेशा प्यार रहा है। स्वार्थपरता से उन्हें सख्त नफरत है। इसलिए हमें उनके बारे में कोई अनाप शनाप धारणा नहीं बनानी चाहिए। वे हमसे और हमारी पारिवारिक संस्कृतियों से हमेशा जुड़े रहे हैं। हाँ, भाभी जी के बारे में अभी मैं कुछ निश्चित तौर पे नहीं कह सकता कि भविष्य में वे अपने ससुराल में क्या गुल खिलाएंगी, पर यह तो तय है कि वे भारत में पाकिस्तान बनवा कर ही दम लेंगी। दिनेश के विवाह के चिन्ह के तौर पर घर में कुछ भी उपलब्ध न रहने के कारण उसकी तीनों बहनें नीलम, ममता और रजनी कुछ समय तक सोच में थी। शादी के उल्लास और चहल पहल के बाद अचानक छाए सन्नाटे से घर का कोना कोना भाई भाई कर रहा था। उनकी माँ तो 1.5 साल पहले डॉक्टर की गलत दवा के कारण मौत का शिकार हो चुकी थी। माँ की असामयिक मौत के बाद पापा गुमसुम रहने लगे थे। बड़े भाई कमलेश अपनी एकल पारिवारिक व्यवस्था में ही इस तरह उलझ गए थे जैसे उनका इसके सिवा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। ऐसे में परिवार को दिनेश से बड़ी उम्मीदें थी। उन्हें उनसे आर्थिक मदद से अधिक मानसिक संबल की अपेक्षा थी। परवेश कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर अपनी और अपनी बहनों की आर्थिक आवश्यकताएं पूरी कर ही लेता था। पापा जी के पेंशन के रुपए भी काम में आ जाते थे। इस दरमियान वेदी की अम्मा का मुंबई आना जाना अधिक बढ़ गया था। वह वेदी को ससुराल से भरसक दूरी बनाए रखने के लिए सचेत करती रहती थी। इसके लिए नए नए तौर तरीके भी वह उसे बताती रहती थी। एक दिन उसने वेदी से कहा, अगर दिनेश के मन में अपने भाई बहनों के प्रति लगाव बना रहेगा तो उसे उनकी आर्थिक मदद भी करनी पड़ेगी। सो तुम्हारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच संबंधों में दरार बढ़ती जाए। अभी तो उसकी तीनों बहनें अनब्याही हैं। उनकी शादी के लिए दिनेश को ही पैसे खर्चे करने पड़ेंगे। उसके पापा और कमलेश तो कुछ भी करने से रहे।
देखो कमलेश कितनी होशियारी से उनसे कन्नी काट गया है। दरअसल तुम्हें तो दूल्हा कमलेश जैसा मिलना चाहिए था। अम्मा कमलेश का गुणगान करते हुए दिनेश के नाम पर रो रो कर अपना माथा पीटती। एक दिन उसने वेदी से कहा, कुछ ऐसे गंभीर हालात पैदा करो कि दिनेश की बहनें कुंवारी बूढ़ी हो जाए। इससे तुम्हें फायदे होंगे। एक तो दिनेश को उनकी शादी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। दूसरे, दिनेश के परिवार के सारे समाज में थू-थू हो जाएगी। जिस घर में बेटियां और बहनें अविवाहित रह जाती हैं, समाज में उसे बड़ी नीची निगाह से देखा जाता है। उसके बाद तुम अपनी सहेलियों और जान पहचान वालों में भाई बहन के रिश्ते के बारे में कुछ गंदी अफवाहें फैला देना। देखना सारे के सारे सदमों से न केवल बीमार होंगे, बल्कि दुश्चिंताओं में पड़कर पीलिया से ग्रस्त होकर दम भी तोड़ देंगे। पर दिनेश ने तो संकल्प ले रखा था कि वह अपने भाई बहनों की जीवन नैया पार लगाकर ही दम लेगा। इस बीच परवेश ने दिनेश को नीलम की शादी से संबंधित बातचीत करने और इस बाबत अन्य बंदोबस्त करने के लिए आने का आग्रह किया। जब अम्मा को इस बारे में पता चला तो उसने वेदी को दिन रात बरगलाया। बेटिया, दिनेश को किसी भी कीमत पर नीलम की शादी के बारे में बातचीत करने के लिए उसके घर मत जाने देना। इस तरह जिस शाम दिनेश को ट्रेन पकड़नी थी, वेदी दहेज के मुद्दे पर उससे झगड़ बैठी। उसने दिनेश से कहा, जब तक तुम दहेज में मिला स्कूटर परवेश से छीनकर वापस नहीं लाओगे, तुम्हें तुम्हारे कमबख्त भाई बहनों के पास जाने नहीं दूंगी। फिर उसने उसके पर्स से रिजर्वेशन टिकट निकालकर फाड़ कर चिंदी चिंदी कर दिया। झगड़े पर उतारी औरत के सामने वह बेबस हो गया। दूसरी और तीसरी बार भी जब वह नीलम के लिए लड़का देखने जाने की तैयारी में था, तो वेदी ने उसे इसी तरह घर न जाने के लिए मजबूर कर दिया। दिनेश तो वेदी को जोर जोर से शोर मचाने के कारण ही सहम जाता था। मोहल्ले वालों में शोर मच जाएगा तो उसकी बदनामी होगी। गलती भली औरत की हो, दुनिया पुरुष को ही दोषी ठहराती है। वेदी ने उसकी कमजोर नस पहचान ली थी, और जब जब वह किसी ऐसे निहायत जरूरी काम से अपने पैतृक घर जाने का मन बनाता, वेदी शोर मचाने लगती और दिनेश खामोश होकर बैठ जाता। वह उसकी कमजोर नस पर हाथ रख देती। बहरहाल हर बात में तू मैं उनके दाम्पत्य जीवन का रोजमर्रा का हिस्सा बन गया था। वेदी तो मुंहफट थी ही, लेकिन जब उग्र होती तो गाली गलौज भी करने लगती। ऐसे में दिनेश अपना माथा पीटकर अपने बुरे समय को कोसता रहता। उसने तो अपने क्षेत्र की लड़की से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि उसकी आदतें, रहन सहन आदि उसी की तरह होंगे, जिससे रिश्तेदारी निभाने में कोई अड़चन नहीं आएगी। वह मुंबई में रह रहा होगा, जबकि उसका और उसकी पत्नी का परिवार सुख दुख में एक दूसरे के साथ होगा। मुंबई में ही उसके लिए कितनी शादी के प्रस्ताव आए थे, पर उसने सबसे न कर दिया कि शादी करूंगा तो अपने ही क्षेत्र के किसी संस्कारी लड़के से, वरना नहीं करूंगा। दिनेश के पापा सेहत से और अपने अक्खड़ स्वभाव से इस लायक नहीं थे कि वे अपनी जिम्मेदारियों को निपटाते। कुल मिलाकर वे अपने गृहस्थ जीवन के प्रति उदासीन हो गए थे। यह सोचकर कि मेरे सारे बेटे तो इतने बड़े और समझदार हो ही गए हैं कि वे उनकी जिम्मेदारियों को भली भांति निभा सके। इस बीच दिनेश ने मुंबई से फ़ोन करके अपने हाथ खड़े कर दिए। परवेश, तुम्हारी भाभी मुझे तुम लोगों के लिए कुछ भी करने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी न कर पाने के लिए मजबूर हूँ। थक हार कर परवेश ने खुद नीलम के लिए एक रिश्ता तय किया, वह भी बड़ी अफरा तफरी में, क्योंकि उसकी उम्र शादी के लिहाज से ज़्यादा हो रही थी। नीलम की शादी हुई, पर अफसोस कि सफल नहीं रही। यह सब हताशा में उठाए गए कदमों के कारण हुआ। किसी को क्या पता था कि जिस लड़के के साथ नीलम का विवाह हुआ है, उसका पहले से ही किसी औरत के साथ नाजायज संबंध है, जिससे उसकी एक संतान भी है। अम्मा को जब वेदी से यह बात पता चली तो वह फूली न समाई। चलो, उस परिवार की बर्बादी शुरू हो गई है। अब उनकी बर्बादी का मंजर हम तसल्ली से देखेंगे। परवेश को खुद पर कितना गरूर था। हमारे दहेज का स्कूटर हथियाने का उसे अब अच्छा दंड मिला है। उसकी बहनों ने भी दहेज का सामान कब्जा कर बहती गंगा में खूब हाथ धोया। अब उनकी मांग में कभी सिंदूर नहीं सजेगा। यह मेरी साजिश है। उन सबका ऐसा सत्यानाश हो कि वे फिर कभी आबाद ना हो सके, और दिनेश का सारा खानदान मटिया मेट हो जाए। एक दिन अम्मा ने वेदी को फोन पर बतलाया, देखना नीलम को जल्दी ससुराल से खदेड़ दिया जाएगा और वह घर आकर बैठेगी। अब उसका दूसरा ब्याह ना हो सकेगा, क्योंकि यह सब मेरे ही टोने टोटके का असर है। मैं एक डायन के संपर्क में भी हूँ।
जिसने अपने कर्म कांडों से दिनेश के परिवार को नेस्तानाबूद करने का मुझसे वादा किया है। वेदी खुश थी कि उसकी अम्मा उसके रास्ते के सारे कांटे हटाकर उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुटी हुई है। वैसे भी वह अकेले यह सब कैसे कर पाती। टोने टोटको और ओघड़बाजी के बारे में तो उसे इतना ज्ञान भी नहीं है जितना अम्मा को है। इसी वजह से अम्मा का मुंबई आना जाना बढ़ गया। उसका मुंबई आने का तो उद्देश्य ही था कि दिनेश का अपने परिवार से मोह भंग कराकर उसे ऐसी हालात में छोड़ा जाए जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आखिरकार वह अपनी बीवी के ही तलवे चाटेगा। इधर कोई 3 वर्षों तक वेदी गर्भवती नहीं हुई तो मायके वालों की चिंता हो गई कि कहीं दिनेश ना मर्द या नपुंसक तो नहीं है। अम्मा के सिखाने पर वेदी ने पड़ोस में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि कमी दिनेश में है। अम्मा मुंबई आई तो उसने वेदी की आंखों में झांक कर देखा। बिटिया, कोई खास बात है क्या? वह आंखें नचाते हुए बोल पड़ी। अम्मा, मुझे तो लगता है कि दिनेश का अपने ऑफिस में किसी लड़की के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। वरना शादी के 3 वर्षों बाद भी पर सच्चाई यह थी कि दिनेश बड़ी सावधानी बरतता था। घर की परिस्थितियों को देख कुछ वर्षों तक बाल बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर रहना चाहता था। एक दिन दिनेश के ऑफिस जाती अम्मा वेदी को खींचती हुई एक मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने अम्मा और वेदी की सारी समस्याएं सुनने के बाद उनके शक पर सच की मोहर लगा दी। आपकी बिटिया के पाँव इसलिए भारी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसके शौहर के किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं और वह जल्दी ही आपकी बिटिया को छोड़कर उससे निकाह करने जा रहा है। पर उस बदचलन औरत से इसके शौहर का छुटकारा दिलाने का तिलिस्मी नुस्खा मेरे पास है। कल तुम दोनों मुझसे मजार पर मिलना। अम्मा को मौलवी द्वारा बताई गई एक एक बात पर भरोसा हो गया। मौलवी ने दोनों को नाको चने चबवाए, ऐसे ऐसे कर्मकांड करवाए कि अम्मा के सिवा कोई और औरत होती तो भाग खड़ी होती। अम्मा ने तो मौलवी के नुस्खों को खूब आजमाया, बदले में उसे मुंह मांगा पैसा दिया। इसके अलावा मौलवी के कर्मकांड में शिरकत करने के लिए वेदी को एक रात उसी के यहाँ छोड़कर भी आई और दिनेश से बहाना बना दिया कि वेदी अपनी एक सहेली की शादी में गई हुई है और रात भर वहीं रहेगी। इस तरह उसने मौलवी द्वारा दिए गए झाड़ फूक वाले कुछ रसायन और राख भभूत भी चोरी छिपे दिनेश को भोजन में मिलाकर खिलाई, जिससे वह कभी कभार बीमार भी पड़ गया। पर जब सारे नुस्खे बेकार हो गए तो फिर वह उसे कर्मकांडी ओझाओं और बाबाओं के पास भी ले गई। यह सब करते हुए वेदी उकता गई। अम्मा, हमारी दुर्दशा काहे कर रही हो? अब जब दिनेश ये नालायक और बेपरवाह होकर गैरों पर अपना सर्वस्व लुटा चुका है तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसी दरमियान वेदी की एक रिश्ते की बहन सिमो, जिसे टोने टोटकों में बड़ी महारत हासिल थी, ने अम्मा को फोन करके बताया, मामी, वेदी के गर्भवती न होने का एक अहम कारण यह है कि दिनेश के घर वालों ने ओझाओं द्वारा कुछ टोना टोटका करवाए हैं। इस बार जब आप वापस घर आना तो वेदी को भी लेकर आना। मैं उस टोना टोटका की काट बताऊंगी। वेदी निश्चित तौर पर माँ बनेगी और दिनेश उसका साया बनकर उसके आगे पीछे डोलता फिरेगा। उसके बाद जब वेदी मायके गई तो उसके रिश्ते की बहन सिमो समेत उसके जीजा ने भी उससे ढेरों कर्मकांड करवाए। उसने अपने जीजा के घर में कुछ दिनों रहकर भी बहुत कुछ कर्मकांड किए। उनके साथ शमशान घाट, पीर बाबा के मजार और शिवाली भी गई। यूं तो उसके जीजा किसी प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत थे, पर वे भी हस्त विद्या, अंक विद्या जैसी ज्योतिष विद्याओं में पारंगत होने का खूब दम भरते थे और ज्योतिष की किताबें भी पढ़ा करते थे। खुद वेदी ने दिनेश को अपने जीजा के इस क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बतलाया था कि उन्होंने कितनों को हीरा, पन्ना, नीलम और पुखराज जैसे पत्थरों की अंगूठियां पहनाकर उनके समय में 4 चांद लगाए हैं और तुम्हें उनसे मिलकर अवश्य उपकृत लाभान्वित होना चाहिए। ऐसी बातों का हमेशा मखौल उड़ाने वाला दिनेश उसकी बात ही टाल जाता। बहरहाल जब वह जीजा के यहाँ से वापस मायके आई तो दिनेश के बड़े भाई कमलेश उसे अपने शहर लेने आ गए। उन्होंने अम्मा से कहा, मम्मी जी, वेदी को कुछ दिन मेरे यहाँ रहने के लिए भेज दीजिए। बच्ची अपनी छोटी आंटी से मिलने के लिए बेचैन है। अम्मा तो कमलेश की शक्ल सूरत और सीरत पर पहले से ही फिदा थी और कई बार यह भी तमन्ना कर चुकी थी कि काश वेदी को कमलेश जैसा पति मिला होता। तो उसने कोई ना नुकुर किए बिना कमलेश के साथ वेदी को विदा कर दिया, जहाँ वह उसके और उसके परिवार के साथ 2 हफ्ते रही। कुल मिलाकर अम्मा तो इसी बात से बेहद खुश थी कि चलो अपने पति दिनेश के साथ रहकर वेदी भले ही खुश न रह पा रही हो, मायके आकर कुछ दिन प्रश्न चिन्हित हो जाती है।
यहाँ वह अपने जीजा और दिनेश के बड़े भाई के साथ कुछ दिन गुजार कर चैन सुकून की सांस ले पाती है। उसने उससे कहा भी, वेदी कभी कभार मायके आकर रह जाया करो, मन बहल जाया करेगा। करम चले दिनेश से दूर रखकर थोड़ी सी राहत तो तुम्हें मिल ही जाती है। यहाँ रहोगी तो हमारे प्रयास से तुम पेट से भी हो सकोगी। हम जल्द ही मौलवी, जोशियों, कर्मकांडियों और तुम्हारे जीजा जी के प्रयास से कुछ ना कुछ करने में सफल हो ही जाएंगे। अब तो तुम्हारे जेठ भी तुम में बहुत दिलचस्पी लेने लगे हैं। वे तुम्हारे लिए बड़े चिंतित रहते हैं। कहते हैं कि वेदी को दिनेश के रूप में नालायक सोहर मिला है। वापस मुंबई लौटकर वेदी बहुत खुश थी। दिनेश ने उससे कई बार उसकी खुशी का राज जानना चाहा। वह बार बार एक ही बात कहती, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? दिनेश मायूस हो जाता, मुझे जलन होने लगी? क्या मुझे तुम्हारी खुशी में शामिल होने का हक नहीं है? तब वह तुनक उठती, तुम्हें तो असली खुशी अपने भाई बहनों के साथ मिलती है। तुम्हें तो उन्हीं से शादी कर लेनी चाहिए थी। वह चुप हो जाता, फजूल में बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा। मायके से लौटने के बाद वेदी के तेवर बदले बदले से थे। वह बार बार दिनेश से उसकी तनख्वाह और खर्च के बारे में पूछने लगी थी। पहले तो दिनेश झल्ला गया, फिर उसने शांत मन से बतलाया, मैं तो खर्चे का पैसा यथा स्थान डब्बे में डाल ही देता हूँ, जहाँ से जिसे जितनी जरूरत हो निकाल सकता है। कभी मैंने यह नहीं पूछा कि किस मद में कितना पैसा खर्च हुआ है। तुम्हें भी अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए पर्याप्त पैसे दे देता हूँ। फिर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? घर के लिए कमाता हूँ और घर पर ही खर्च करता हूँ। मेरी कोई ऐसी वैसी नाजायज आदत तो है भी नहीं कि पैसे का दुरुपयोग करूँ। हाँ, तुम जब चाहो मुझसे हिसाब ले सकती हो। विधि आवेश में आ गई, हाँ हाँ मुझे सब पता है, तुम झूठे नंबर 1 हो। सारा पैसा अपने घर अपने भाई बहनों को भेज देते हो, तभी तो हमें इतनी तंगहाली में दिन गुजारने पड़ रहे हैं। उन निठल्लों ने तुम्हारे ऊपर जादू करके तुम्हें अपने बस में कर रखा है। रोज रोज के ऐसे ताने सुनकर दिनेश गुस्से में आ जाता। वह सोचता कि इतने रुपए खर्च करने और इतने ऐशो आराम से रखने पर भी वेदी की शिकायत बनी रहती है। पर वह कोई जवाब दिए बिना ऊपर छत पर चला जाता। वेदी के मायके से आने के बाद कोई 2 हफ्ते ही गुजरे होंगे कि उसका जी मितलाने और सिर दर्द तथा बुखार आने की वजह से दिनेश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सारे चेकअप करने के बाद बतलाया कि वेदी गर्भवती है। डॉक्टर की घोषणा पर दिनेश झूम उठा, अरे मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा पति बनने के बाद पिता भी बनना होगा। उसने डॉक्टर के यहाँ से घर लौटते समय रास्ते में मिठाई खरीदी और पड़ोस के हर एक घर में बंटवाई। अगले दिन ऑफिस में दोस्तों का भी मुंह मीठा करवाया। वेदी ने अम्मा को फ़ोन करके यह खुशखबरी दी तो उधर की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी, देखा ना मेरे मेहनत का असर। अगर यह सब मैं ना करती तो तुम्हें जीवन भर बांझ औरत होने का ताना खुद अपने ससुरालियों और पति से सुनना पड़ता। अब दिनेश को उस ऑफिस वाली रखेल को छोड़कर वापस तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। जीजा और कमलेश की ओर से भी शुभकामनाएं आई, पर वेदी इस उधेड़ बुन में थी कि वह किसको धन्यवाद दे। मुंबई वाले मौलवी को, या अपने मायके वाले कर्मकांडियों को, या अपने रिश्ते की बहन सिम्मो को, या दिनेश के भाई को, सभी ने उसे पेट से होने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए थे। महीने और साल गुजरते गए। पहला बेटा होने के कोई 5 वर्षों बाद दूसरी संतान बिटिया के रूप में हुई। दिनेश ने एक आदर्श परिवार का निर्माण किया। वह जिस तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दौर में जी रहा था, उसमें उसने अपने बलबूते पर एक अच्छे इलाके में अपने लिए एक घर लिया, एक कार खरीदी और जरूरत के अधिकतर सामान इकट्ठे किए। कहीं किसी अघोर द्वारा ताबीज पहनकर उसे ये चीज़ें मुहैया नहीं हुई, जबकि सास का यह दावा था कि उसके अमुक पूजा पाठ करवाने की वजह से दिनेश एयर कंडीशन और वॉशिंग मशीन खरीद सका। मेरे द्वारा फलाने दर्शन से वह कार और स्कूटर खरीद पाया और प्रयाग में महाकुंभ स्नान करने पर वह अपने मकान में गृह प्रवेश कर सका। अगर वह इतने ढेर सारे तामझाम और टोने टोटके न करती तो वह सड़क छापी रह गया होता। बहरहाल घर में कीमती सामान इकट्ठे करके वेदी पूरे मोहल्ले में इतरा रही थी और पड़ोस वाले मंतोष जी शर्मा साहब व सिंह साहब के बराबर अपनी हैसियत होने का वहम पाल रही थी। पर उफ, दिनेश के साथ सबसे बुरी बात यह हुई कि छोटी बहनों में दूसरे नंबर की बहन ममता की अचानक मौत हो गई। डॉक्टरों ने कभी उसे क्षय रोग की दवा दी तो कभी निमोनिया की, कभी उसे पीलिया से ग्रस्त बताया गया तो कभी थैलीसीमिया से।
दरअसल उसे तो कोई बीमारी हुई ही नहीं थी, बस भावुक होने की वजह से सदमे में रहने लगी थी कि अब क्या होगा। दो बेरोजगार भाइयों और दो अनब्याही बहनों तथा एक परित्यक्त स्त्री के परिवार का बेड़ा पार कैसे होगा। बड़े भाई ने अपनी जिम्मेदारियों से बहुत पहले किनारा कर लिया था। दिनेश भी अपनी पत्नी के दबाव में उनके लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थ था, यहाँ तक कि उनसे मिलने की युक्ति भी नहीं कर पाता था। वेदी उसे बात बात में लांछन करती रहती थी। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले ममता ने खुद फ़ोन करके दिनेश से निवेदन किया, भैया आप तुरंत मेरे पास आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। आप आ जाएंगे तो मुझे ढाढ़स मिलेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। दिनेश ने उसे दिलासा दिया कि मैं यहाँ तुम्हारी भाभी से इजाज़त लेकर शीघ्र आने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। पर उसे तो बेहद डर लग रहा था कि अगर उसने बीमार ममता से मिलने जाने के लिए वेदी से कुछ कहा तो वह झगड़ा फसाद करने पर उतारू हो जाएगी और उसे किसी कीमत पर वहाँ नहीं जाने देगी। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने और दहेज के स्कूटर को वापस लेने के मुद्दे पर झगड़ने लगेगी। लेकिन अफसोस कि इसके पहले वह वेदी से इस बारे में बात करता, अगले ही दिन ममता की तबीयत बिगड़ गई और उसके दिल की धड़कन रुक गई। दिनेश को फ़ोन पर खबर मिली कि ममता नहीं रही। वह बेहद आहत हुआ। ममता के अंतिम शब्द थे, कोई बड़ा आदमी घर में नहीं है, क्योंकि जब वह अंतिम सांसें ले रही थी न तो पिताजी घर पर थे और न ही गिरीश। कमलेश भाई साहब की उपस्थिति होने की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी। बस उसकी बड़ी और छोटी दोनों बहनें नीलम और रजनी तथा दिनेश का छोटा भाई परवेश उपस्थित थे। कमलेश और दिनेश तथा छोटा भाई गिरीश उसकी अंत्येष्टि में मौजूद हुए। कमलेश का परिवार अंत्येष्टि और दूसरे क्रियाकर्म में शामिल होने के लिए बाद में आया, जबकि दिनेश की पत्नी वेदी ममता के शव के पास बैठकर घड़ियाली आंसू बहाती रही। वेदी के बड़े भाई महेंद्र ने अंत्येष्टि के बाद के काम में पहुंचने का नाटक किया, जबकि उसके माँ बाप ने एक दिन पहुंचकर वहां अपनी मौजूदगी दर्ज की। अम्मा ने वेदी को एक कोने में ले जाकर उसके कान से अपना मुंह सटा दिया। देखो वेदी, आगे आगे होता है क्या, तेरे ससुराल में बचे खुचे लोगों का भी सफाया जल्दी ही होने वाला है। मैं अपने कर्म कांडों के बल से खुद डायन बनकर लोगों के जीवन से खेल सकती हूँ, यह मेरा दावा है। तब वेदी ने मुस्कुराकर अम्मा को शांत रहने की सलाह दी। जवान और अनब्याही बहन के निधन पर भाई बहन और सगे संबंधी सब व्याकुल थे। दिनेश पश्चाताप की आग में जलता रहा। काश मैं ममता के बुलाने पर समय से पहुंच गया होता तो इस अनिष्ट को रोका जा सकता था। बहरहाल जब वह सारा काम पूरा कर वहां से वापस मुंबई पहुंचा तो वेदी का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ था। उसने मुंबई पहुंचते ही अपने जवान हो रहे बेटे अभिनव के कान भरकर उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा दिया था कि तुम्हारे चाचा बुआ तुम्हारे पापा के टुकड़ों पर पल रहे हैं और तुम्हारे पापा अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा उनके खर्चे के लिए हर माह भेज देते हैं। अभिनव को लगा कि उसका हक उसके चाचा बुआ मार रहे हैं, सो वह अपने पिता की न केवल पूरी तरह अवज्ञा करने लगा बल्कि उनसे बदतमीजी से भी पेश आने लगा। वेदी ने पता नहीं किस तरह उसे भड़काया कि एक दिन वह सारी हदें लांघ गया और उसने अपने पापा पर हाथ उठा दिया। दिनेश अपने बेटे की मार खाकर शर्म से जार जार हो गया। उसका जी कर रहा था कि वह खुदकुशी कर ले, पर उसके सामने तो घर की जिम्मेदारियां थी जिन्हें वह पूरा करके इस दुनिया से कूच करेगा। वह छत पर चला गया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वह विषम परिस्थितियों से बेहद डर गया। अब उसे ऐसी स्थिति से बचना चाहिए ताकि वह अपने बेटे की हिंसा का शिकार न हो। पर वेदी तो उसकी हालत देख मन ही मन खुश हो रही थी। उसने झट अम्मा को फ़ोन लगाकर इस बारे में जानकारी दी। आज दिनेश को हमने बेबस व लाचार कर दिया है। कितनी अच्छी बात है कि अभिनव अब मेरा साथ दे रहा है और उसने आज अपने बाप की पिटाई भी की है, पर वह बेहया अपनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है। वह अभी भी अपने भाई बहनों के लिए बेचैन है। अम्मा खुशी से चहक उठी, वेदी, अभी कल मैं अपने गुरुजी के दर्शन करने गई थी। मैंने उनसे मांगा था कि वे जल्दी से जल्दी मेरी वेदी की जिंदगी संवार दे। हाँ, गुरुजी की कृपा तत्काल हो गई। देखना, अब तो गिनती के कुछ दिनों में आबाद हो जाएगी। कोई भूचाल आएगा जिसमें दिनेश और उसके परिवार वाले ममता की तर्ज पर बिना वजह कुत्ते की मौत मरेंगे और तो दिनेश की मलकियत पर राज करेगी। यह तुझसे मेरा वादा है। अम्मा से बातचीत बंद होते ही वेदी का भाई महेंद्र, जिसने पड़ोस में मकान ले रखा था, आ धमका। दरअसल दिनेश के किसी पड़ोसी ने उसके घर में हो हल्ला सुनकर उसे जाकर बता दिया था
कि दिनेश और वेदी के बीच आजकल खूब ठनी हुई है और ऐसे मौके का मजा लेने के लिए तुम्हारा वहाँ मौजूद होना जरूरी है। सो महेंद्र ने आते ही चुटकी ली। मेरे इशारे पर सही जा रही हो वेदी। कुछ समय पहले जब दिनेश के भाई बहन भी आए हुए थे, मैंने देखा था कि अभिनव अपने चाचा बुआओं से बड़े प्यार और इज्जत से पेश आ रहा था। मुझे अभिनव को उनके इतना करीब पाकर बेहद डा हो रही थी। तब मैंने तुमसे कहा था कि वेदी, तुम्हें अपने बच्चों के मन में ऐसी उलूल जुलूल बातें डालनी होगी कि वे अपने चाचा बुआओं से घोर नफरत करने लगे। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है कि तुमने मेरे सबक पर अमल किया। अभिनव ने अपने बाप की पिटाई करके मेरे मन को बहुत ठंडक पहुंचाई है। वह तो उसका दुश्मन बन गया है। अब देखना, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम कुछ ही समय में फलने फूलने लगोगी। तब वेदी ने महेंद्र के कान में फुसफुसाकर कहा, वो मुआ दिनेश ऊपर कमरे में खुद को बंद करके शोक मना रहा होगा। दरअसल वह अपने भाई बहनों से मोबाइल पर बात कर रहा होगा। वह उनसे छिप छिप कर बात करने से कभी बाज नहीं आएगा। अत्यंत उपेक्षित और अपमानित होकर दिनेश छत पर बने अलग कमरे में रहने लगा था। वेदी अपनी अम्मा से पाठ पढ़कर उसे मानसिक रूप से और भी प्रताड़ित करने लगी थी। जैसे ही वह नीचे की मंजिल पर किसी काम से आता, वह ताने देने लगती, अपनी रसोई भी ऊपर ही कर लो। नीचे अपनी मनहूस शक्ल दिखाने क्यों आ जाते हो। तब अभिनव भी व्यंग्य करने से बाज नहीं आता। लेकिन मन से तनिक भावुक बेटी रिया, जो अपने भाई से 5 साल छोटी थी, बड़ी सहानुभूति से पापा को देखती, पर मम्मी के डर से उनके पक्ष में कुछ भी बोल न पाती। वह सशंकित होती कि मम्मी उसकी शिकायत नानी अर्थात अम्मा से न कर दे। दिनेश का मन दुनिया से उचटता जा रहा था। पत्नी ने तो उसे औरत का सुख कभी दिया ही नहीं। बेटे ने भी उसका दिल खूब तोड़ा, जबकि उसने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। अपनी पैतृक विरासत और रिश्तों से भी वह दूर होता जा रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर उसे अचंभा हुआ। उसने नीचे की मंजिल में झांककर देखा कि वेदी की अम्मा, भाई महेंद्र और जीजा दोनों ड्राइंग रूम में आकर जमे हुए थे। पता नहीं वे कब आए और क्यों। उसने छिपकर उनकी बातें सुनी। उसे यह जानकर अत्यधिक क्षोभ हुआ कि वे सारे उसे किनारे लगाने की साजिश रच रहे हैं। वह बेहद रोमांसा और संजीदा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुराल वाले ही नहीं, खुद उसकी पत्नी भी उसे किनारा करना चाहती है। मानसिक तनाव से उसका सिर फटने लगा। ब्लड प्रेशर से दिल में दर्द भी होने लगा। तब उसने सिर दर्द की एक गोली ली और छत पर जाकर दरवाजे पर सांकल चढ़ाया और जमीन पर ही लेट गया। लेटे ही लेटे उसने सीलिंग फैन की ओर देखा। फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने से ही मेरी दैहिक मानसिक अशांति का शमन होगा। पर उसने आखिरकार अपने कदम वापस खींच लिए। अभी तो बेटे अभिनव को उच्च शिक्षा दिलानी है और जवान हो रही बिटिया की शादी करनी है। अभी मुझे तो आत्महत्या का ख्याल तक नहीं लाना चाहिए, अन्यथा लोग क्या कहेंगे कि इसने अपनी जरूरी जिम्मेदारियां तक नहीं निभाई। फिर जैसे ही उसने सीढ़ियां उतरने के लिए जमीन से उठने की कोशिश की, वह संभल नहीं पाया और पेट पे निढाल लुढ़क गया। शायद ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया था। सुबह जब देर तक दिनेश का दरवाजा नहीं खुला तो वेदी ने महेंद्र को बुलावा भेजा। वह मुआ अभी भी नींद के खुमार में ऊपर बेड तोड़ रहा है। उससे पूछो कि उसे ऑफिस जाना है या नहीं। वेदी लगातार भुनभुनाती जा रही थी, लेकिन कई बार जोर जोर से आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने पर भी जब दिनेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वेदी ने ताना कसा। लगता है उसने नींद की गोली खा रखी है। आखिरकार महेंद्र ने दरवाज़ा पड़ोसियों की मदद से तोड़ दिया। अंदर प्रवेश कर जब उसने बेड पर पड़े दिनेश का बदन हिलाया तो उसमें कोई हरकत नहीं हुई। वहां खड़ी वेदी ने फिर चुटकी ली। यह तो ऐसे घोड़ा बेचकर सोता है। फिर महेंद्र ने उसकी नाड़ी टटोली और सीने पर हाथ रखा तो वह एकदम से हड़बड़ा उठा। अरे, इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। तब तक पड़ोस के डॉक्टर रितेश भी आ चुके थे। उन्होंने दिनेश की जांच की और सिर झुका लिया। ही इज नो मोर, ही डाइड ऑफ ए सीवियर हार्ट अटैक। जब महेंद्र ने वेदी को आंख मारकर कुछ गुप्त इशारा किया तो उसने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढालते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। जब तक मोहल्ले वाले शोरगुल सुनकर इकट्ठे होते, वेदी झट रुमाल पानी से भिगोकर आंखें पोंछते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगी। जमीन पर हाथ पटक पटक कर चूड़ियाँ तोड़ी, मांग में लगा सिंदूर मिटाया। उसकी अम्मा को उसके इस सिद्ध हस्त व्यवहार को देख बड़ा अचंभा हो रहा था कि उसकी बेटी तो उससे भी बढ़िया नौटंकी कर लेती है। पूरे 13 दिनों तक चलने वाली दिनेश की अंत्येष्टि क्रिया के समापन के बाद ताज़ी जानकारी यह है
कि वेदी के जीजा अस्थायी तौर पर मुंबई में बस चुके हैं। दिनेश द्वारा जमाई के गृहस्थी में अम्मा ने भी वहाँ पक्का डेरा जमा लिया है, जबकि दिनेश के बड़े भाई कमलेश, जिनकी वेदी पर विशेष कृपा थी, का आना जाना लगा रहता है। वेदी अपने रचे हुए इस नए संसार में बेहद खुश नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बुराई ने अच्छाई को निगल लिया हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।